ननद की कैंची जुबान। सुमित्रा निवास में हर कोई शांत रहता था सिवाय काजल के। जी हाँ, काजल कभी भी शांत नहीं रहती थी, यहाँ तक कि वो अपने आगे किसी की सुनती भी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन काजल कॉलेज से अपने घर आती है और अपनी भाभी को आवाज लगाती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो यार? बहुत थक गई हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। काजल की आवाज सुनकर काजल की भाभी नेहा अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर काजल के सामने आती है। ये लो ननद जी आपका खाना। थैंक यू भाभी। आपको पता है ना मुझे कितनी जोर से भूख लग रही है। आज सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं। वैसे भी आज लेट उठी और जल्दी जल्दी के चक्कर में सब कुछ भूल गई। पर थैंक यू सो मच, क्योंकि आप एक बार में ही मेरी बात सुन लेती हैं। ये बात तो है ननद जी। वैसे आज आपका टेस्ट था ना? हाँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा गया। आपको पता है जो मैं पढ़कर गई थी ना वही वही आया है। चलो बहुत अच्छी बात है। खाना खा लो, तब तक मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ। मार्केट? भाभी, मैं भी आपके साथ मार्केट आती हूँ। आप 10 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से खाना खत्म करके रेडी होकर आपके पास आती हूँ। लेकिन काजल तुम 10 मिनट में खाना कैसे खत्म करोगी? वो तो मेरी सरदर्दी है ना भाभी। जब तक आप रेडी होगी तब तक मैं खा पी कर आपके साथ मार्केट जाने के लिए आपको तैयार मिलूंगी। इसलिए अब आप जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। काजल की बात सुनकर नेहा अपना मुंह बना लेती है और वहाँ से तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा भी तुरंत अपनी भाभी के पास आकर कहती है, भाभी मैं तैयार हो गई। चले क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। वैसे भी मुझे तुम कहीं अकेले जाने तो दोगी नहीं। हाँ, हर वक्त मेरी पूछ बनी फिरती हो और अपने आगे किसी की चलनी ही कहाँ देती हो। भाभी आप कुछ कह रही हो क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा शायद। नहीं ननद जी, भला मैं आपको कुछ कह सकती हूँ। इतना बोलकर नेहा और काजल मार्केट चली जाती हैं। मार्केट में सब्जी लेने के बाद नेहा को एक साड़ी पसंद आती है और वो सीधा उस साड़ी को देखने के लिए चली जाती है। लेकिन काजल अपनी भाभी के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे हमने सब्जियां तो खरीद ली, अब चलते हैं ना घर। वैसे भी मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है। हाँ तो चल रहा है ना, हमने सब्जियां खरीद ली तो क्या हुआ। मुझे साड़ी पसंद आ रही है, अगर ये साड़ी हमारी रेंज में हुई ना तो मैं इसे खरीद लूंगी। क्या भाभी, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करती रहती है? क्यों इतना फिजूल खर्च करना? आपको पता भी है भैया कितनी मुश्किल से पैसे कमा कर लाते हैं। अगर आप 2 पैसे बचाएंगी तभी तो आप मेरी शादी में अच्छी सी साड़ी खरीद पाओगी। वो तो भगवान ही जाने कि तुम शादी कब करोगी, इसलिए मुझे ये साड़ी देखने दो और अपना मुंह बंद रखो। भाभी अगर आप मेरे साथ घर नहीं गई ना तो मैं माँ को बोल दूंगी कि आप बेफिजूल खर्च कर रही हैं। काजल अपने आगे अपनी भाभी की चलनी नहीं देती और ना चाहते हुए भी नेहा काजल की बात मानकर अपने घर आ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ काजल ऐसे ही अपनी जुबान हर जगह चलाती रहती और जहाँ उसकी जरूरत ना भी होती वहां भी आ जाती। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा नेहा को आवाज लगाती है, नेहा, ए नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं, आज मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं? ला रही हूँ माँ जी, थोड़ा सब्र करो, अभी 4 ही बजे और वैसे भी कोई रात के 8 नहीं बजे जो आप इतना चिल्ला रही हैं। नेहा गुस्से में चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। तभी काजल भी वहां आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? भाभी का भी मुंह सड़ा हुआ है, कुछ बात हुई है क्या? अरे होगा क्या, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए लोग मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। मैं 2 वक्त की चाय क्या मांग लेती हूँ, लोगों का तो मुंह बनना शुरू हो जाता है। हाँ तो खुद ही कर लीजिए ना, सारा काम मुझसे ही कहती है। क्यों, एक बार तो घर का सारा काम करो, ऊपर से हर बार सुनने को यही मिलता है, मैं करती ही क्या हूँ। भाभी आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? अरे क्या हो गया जो माने अगर आपको एक बार चाय के लिए बोल दिया तो? काजल, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान किसी कैंची की तरह चलती है? और हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं कुछ नहीं करती तो जाओ खुद चाय बनाकर ले आओ, समझी? देख रही हो माँ किस तरह बोल रही है मुझसे। खुद की जुबान कैंची की तरह चल रही है और मुझे बोलती है कि मेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अरे रहने देना बेटा, इसको बोलना मतलब पत्थर में सर मारना, इसलिए चुप ही रह। माँ आप भाभी की बात सुनकर चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। अरे भाभी थोड़ी ना हमें खिला रही है जो हम उनकी सुन के रहें। भाभी हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ना कि हम उनके। काजल की ये बात सुनकर मानो नेहा का पारा हाई हो जाता है और वो बर्तनों को पटकते हुए कहती है, काजल तुमने हद पार कर दी है। तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती जुबान इतनी चलने लगेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, बल्कि मेरा पति कमा रहा है तब मैं इस घर में हूँ, और इस घर में मैं नहीं तुम पल रही हो, वो भी मेरे पति की कमाई पर। काजल और नेहा के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों की ये बहस देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। अरे बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ती रहती हो, बिना लड़ाई किए तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता क्या? और रही चाय की बात, तो नहीं चाहिए मुझे कोई चाय। अब अभी भगवान ने मेरे दोनों हाथ अच्छे खासे दे रखे हैं, इसलिए मैं खुद बना सकती हूँ चाय। चाय नहीं हो गई, पता नहीं आफत हो गई।
इतना बोलकर सुमित्रा उठकर वहां से चली जाती है और नेहा भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो नेहा रोहित से कहती है, रोहित जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे लेकिन नेहा, हुआ क्या है? तुम इस तरह अचानक अपने मायके जाने की जिद क्यों कर रही हो? बस मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ाओ। अगर तुम मुझे मेरे घर पर नहीं छोड़ोगे तो मैं खुद ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपना सामान पैक करने लगती है। ये सब देखकर रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। आज नेहा का बर्ताव इतना अलग क्यों था और घर में इतना सन्नाटा क्यों था। बस यही जानने के लिए रोहित अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज घर में सबको हुआ क्या है? आप भी चुप है, काजल भी चुप है और नेहा तो अपने घर जाने की जिद कर रही है। आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं बेटा, कभी कभी तो इस घर को देखकर लगता है कि मेरा घर टूटकर बिखर गया है। लेकिन माँ, हुआ क्या है? आप सभी इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? रोहित ये बात बोल ही रहा था तभी वहाँ काजल आती है और एक बार फिर अपनी तीखी और कैंची जैसी जुबान बीच में चलाने लगती है। भैया, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। भाभी को ऐसा लगता है कि मैं माँ के टुकड़ों पर पल रही हूँ। अब उन्हें ये जाकर आप बता दीजिए कि कौन उनके टुकड़ों पर पल रहा है, वो या मैं। ये क्या बोल रही हो काजल तुम? और ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? टुकड़ों पर पलना? कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। रोहित की ऐसी बात सुनकर काजल की आंख भर आती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, भैया, आज आपने मुझ पर चिल्लाकर ये साबित कर दिया कि सच में मैं इस घर पर बोझ हूँ। भाभी सही थी, भाभी आपकी कमाई से नहीं बल्कि मैं आपकी कमाई के टुकड़ों पर पल रही हूँ। काजल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन तुम जो भी बोल रही हो बहुत गलत बोल रही हो। काजल और रोहित की बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर सुमित्रा के सब्र का बांध टूट जाता है। अरे बस करो तुम दोनों। सुबह सुबह बहू और काजल की बहस हुई, लेकिन रात को तुम दोनों शुरू हो गए। अरे तुम दोनों अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख सकते क्या? और काजल, तेरी भाभी सच्ची कहती है, तेरी जुबान किसी कैंचे से कम नहीं चलती। जहाँ तेरी जरूरत नहीं भी होती तू वहां भी बोल पड़ती है। जहाँ बहू घर छोड़कर जाने की बात करी है और तुम दोनों हो के आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे इतना भी लड़ना झगड़ना सही नहीं है। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि नेहा अपना सामान पैक करके बाहर की तरफ जा रही थी। नेहा को जाता देख सुमित्रा उससे आवाज लगाती है, नेहा बहू, कहाँ जा रही है बेटा तू अपना बैग ये सब लेकर? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहां रहूंगी तो मेरा दिमाग शांत रहेगा। नहीं, कहीं नहीं जाओगी। अरे घर में लड़ाई हो गई तो क्या तुम सीधा अपने मायके चली जाओगी? नहीं ना बहू, घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात बात पर मुंह फुलाकर अपने माँ बाप को परेशान करो। और वैसे भी तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन ननद जी की जुबान बहुत कड़वी है। अगर उनकी जुबान इसी तरह से रही और वो इसी तरह से बेवजह बीच बीच में बोलती रही तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी से बन पाएगी। नेहा को कहीं ना कहीं काजल की बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो उदास थी। लेकिन सुमित्रा नेहा को काफी समझाती है और उसे अपने मायके जाने से रोक देती है। कुछ दिन तक नेहा काजल से कोई बातचीत नहीं करती। भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर अब काजल को भी एहसास होता है कि वो सच में कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसलिए वो अपनी भाभी से माफी मांग लेती है। अपनी ननद को इस तरह माफी मांगता देख नेहा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर वो सभी नॉर्मल रहने लगते हैं। पुष्पा जी का बेटा अमन पूरे 30 साल का हो चुका था। पुष्पा जी के परिवार में उनके पति और इकलौता बेटा अमन ही था। पुष्पा जी अपने बेटे अमन की जल्दी से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अमन था कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अमन जो नौकरी करता था उसमें उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। एक दिन सुबह के वक्त अमन के पिता कहते हैं, अरे अमन बेटा, तुम जल्दी कोई नौकरी बदल लो, इतनी कम तनख्वाह में तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा, आप तो जानते हैं ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो लोगों को नई नौकरी मिलना तो दूर, पुरानी नौकरी बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, वैसे बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या करें, तेरी उम्र 30 साल की हो गई है और अगर जल्दी तेरी शादी हुई नहीं तो क्या होगा आगे चलकर। अरे मम्मी पापा, मैं बार बार शादी की बात सुनकर बहुत थक गया हूँ, और ये सुबह ऑफिस जाते वक्त ये सब बातें नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन मैं भी क्या करूँ बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। जल्दी से घर में बहू आ जाए, घर के काम काज में मेरा थोड़ा हाथ बंटवा दे तो मुझे भी कुछ सहारा मिले ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कभी आपको लड़की पसंद नहीं आती और कभी मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं अमन बेटा, अभी तुम आराम से ऑफिस जाओ। मेरे दूर के एक दोस्त है, उनका फोन आया था, उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़की है, कल हमें उसे देखने जाना है। फिर से लड़की देखने जाना है पापा? मैं परेशान हो चुका हूँ ये बार बार नई नई लड़कियां देख देख कर। अरे अब ये तो करना ही पड़ेगा ना,
तुम्हें इसमें भी कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं कल आपके साथ लड़की देखने चलूंगा। अमन परेशान होकर अपने ऑफिस चला जाता है और अगले दिन अमन और उसके मम्मी पापा लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, ये हमारी बेटी है सुधा, बहुत संस्कारी है हमारी बच्ची। जी हाँ, आपकी बेटी तो देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो आप भी बता दीजिए। देखो बहन जी, दिखने में तो आपका बेटा भी काफी अच्छा दिखता है। बस अब यही जानना बाकी रह गया है कि आपका बेटा कमाता क्या है। मेरी तनख्वाह 20,000 है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और तनख्वाह और बढ़ जाए। जी हाँ, मेरा बेटा पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है। शादी के बाद भी अगर आपके बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी 20,000 में आजकल होता ही क्या है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखा माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ आपको लड़की पसंद आ जाती है वहाँ पर मेरी कम तनख्वाह के चलते कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। ये सारी बातें हम घर चलकर भी तो कर सकते हैं। अमन, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अमन अपने परिवार के साथ वापस घर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद पुष्पा जी एक नया रिश्ता लेकर अमन के पास जाती हैं। अमन बेटा, देखो मेरी सहेली की बेटी है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। ये लोग कल ही हमारे घर आ रहे हैं। ओहो, फिर से लड़की देखनी पड़ेगी क्या? एक आखिरी बार, और मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा। अगले दिन पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी को लेकर उनके घर आती है और दोनों परिवारों में आपस में बातचीत होती है। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे बेटे की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका बेटा 20,000 रुपए कमाता है। लड़का भाई अच्छा होना चाहिए। पैसों का क्या है, वो तो बाद में भी कमा लेगा। ये हुई ना बात, फिर तो हमारे बच्चों का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बस अमन अपना जवाब बता दे। अमन बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो है ना? क्या मैं इस बात का जवाब 1-2 दिन में दे सकता हूँ? मेरा मतलब अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है। पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद अमन नाराज होते हुए अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आपने देखा वो लड़की दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है। उस लड़की को तुम्हारी कम तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन अमन पुष्पा जी की सहेली की बेटी के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं होता। फिर से वही बात हो गई। कभी लड़की सुंदर नहीं मिलती, और अगर लड़की सुंदर मिलती है तो तुम्हारी तनख्वाह की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता। अमन अपने मम्मी पापा की बातों से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। अमन बहुत परेशान था। वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी पार्क में पीछे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है? कौन वहाँ रो रहा है? मैं हूँ, इन पेड़ों के पीछे। अरे लेकिन तुम कौन और पेड़ों के पीछे क्या कर रही हो? तुम तो दिखने में किसी परी की तरह लग रही हो। मैं परी ही हूँ, मेरा मतलब मेरा नाम परी है। अरे तुम्हारा नाम क्या? तुम तो बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत हो। लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और इतनी रात को पार्क में अकेले क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। मेरे माँ बाप दोनों का निधन हो चुका है। कुछ गलत लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं यहाँ आकर छुप गई। अरे लेकिन तुम यहाँ कब तक छुपी रहोगी? तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रो मत, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी। अमन उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर पुष्पा जी हैरान हो गई थी। वो लड़की 4-5 दिन अमन के घर पर ही रहती है। उस लड़की का व्यवहार देखकर अमन के पिता भी बहुत खुश थे,
और इसीलिए एक दिन सुबह के बाद, देखो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी कब से वही बात सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं परी को अच्छा लगे भी या नहीं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन अगर अमन जी कहेंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी। मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया था। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और फिर तुम्हें मेरी कम पैसों वाली नौकरी से भी तो कोई परहेज नहीं है। नहीं, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह पुष्पा जी को परी के रूप में एक बेहद खूबसूरत बहू मिल गई।